के स्टूडेंट, तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में इकोनॉमिक्स के पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनकम्स एंड अदर गोल्स। ठीक, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा है नेशनल डेवलपमेंट। तो डिस्कस करते हैं नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक, तो नेशनल डेवलपमेंट है if as we have seen our individuals seek different goals, their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should be for development. अच्छा देखो, नेशनल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो नेशनल डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो पहले तो हमने पढ़ा था कि हर एक व्यक्ति अपने अपने डेवलपमेंट की बात करता है। सबके अलग अलग गोल्स होते हैं, एस्पायरेशन होते हैं, इच्छाएं होती हैं। ठीक, तो सब लोग के अपने अपने एस्पायरेशन गोल्स इच्छाएं होती है, तो सब लोग अपनी अपनी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। बट जब एक पूरे कंट्री की डेवलपमेंट, जितने भी लोग कंट्री में रह रहे हैं, सबकी एक साथ डेवलपमेंट की बात कही जा रही हो, तो एक पर्टिकुलर कंट्री की डेवलपमेंट देखी जाती है। ठीक, तो उसके लिए नेशनल डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो जैसे कि कहा जा रहा है यहाँ पे, as we have seen our individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. तो कहा जा रहा है कि अगर हम इंडिविजुअल लोगों की गोल्स की बात करें तो सबकी जो अगर सबकी एक एक व्यक्ति अगर अपनी अपनी बात रखे नेशनल डेवलपमेंट पर, तो सबकी अलग अलग सोच होगी। ठीक है, तो अगर इंडिया के डेवलपमेंट की बात करें तो सबकी सोच के कहते हैं एक जैसी होगी इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, तो उसी के ऊपर हम लोग को अभी डिस्कस करना है। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट different students in the case have given different answer to the our question. In fact, you might yourself think of many different answer and not to be sure of any of this. तो कहा जा रहा है कि अगर पर्टिकुलर आप क्लास में किसी स्टूडेंट से पूछते हो कि कंट्री की डेवलपमेंट किस किस तरीके से होनी चाहिए, तो सबके अपने अपने आंसर होंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली आप क्लास में अगर डिस्कस करते हो, तो अगर बात करते हो कि डेवलपमेंट, देश का विकास कैसे होना चाहिए, तो सबके अलग अलग अपनी सोच होती है। ठीक ना, तो सबके अलग अलग आंसर भी होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। तो कहा जा रहा है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे जो कि आपस में मिलते नहीं होंगे, और ऐसी सोच होगी हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे इंडिया में एक बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा आबादी है इंडिया की, तो सब लोगों की ऐसी नहीं कि सेम डेवलपमेंट के गोल्स क्या सोच होंगे देश के लिए, सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, हाउ कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर इक्वली इम्पोर्टेंट? क्या जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने फॉर एग्जांपल इंडिया में इतनी सारी आबादी है, इतनी सारी जनसंख्या में लोग हैं, सबकी क्या कहते हैं, जितने भी आइडियाज़ लोग दे रहे हैं, कि सबके आइडियाज़ को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, सबके आइडियाज़ को एक जैसा देखा जाएगा कि सब कि अगर एक का अगर आइडिया को हम लोग कहेंगे कि नहीं बहुत बेस्ट आइडिया, तो सबके आइडिया को हम बहुत बेस्ट आइडिया कहेंगे। और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड? अगर इन लोगों की सोच, अगर भारत के, अगर देश के विकास के लिए लोगों की सोच अगर सबके अलग अलग है, अगर उनके सोच में अगर मतभेद आ गया, तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? अगर कंफ्यूज हो गए एक हिसाब से कि नहीं इसकी भी सोच अच्छी है, इसकी भी सोच अच्छी है, इसकी भी सोच अच्छी है, तो सबकी सोच अच्छी है, तो अब डिसाइड कैसे करेंगे किसी एक की बात को? तो व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? तो क्या उन सब में, सबकी सोच में से क्या एक सही सोच होगी विकास के लिए, और कौन सा एक सही रास्ता होगा जो सबके लिए, पूरे देश में जितने लोग रह रहे हैं सबके लिए सेम हो, अच्छा हो? वी आल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे फॉर डूइंग थिंग, वट द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर और ओनली अ स्मॉल ग्रुप। नेशनल डेवलपमेंट मीन थिंकिंग आउट दिस क्वेश्चन। तो वही कहा जा रहा है
कि हम लोग को यही चीज़ ध्यान से सोचना है, यही चीज़ क्या कहते हैं देखना है कि जो भी आइडियाज़ है, ठीक है, जो भी आइडियाज़ हम लोग को डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है वो कितने ग्रुप ऑफ लोगों को, ज़्यादा ग्रुप ऑफ लोगों को जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, या फिर छोटे ग्रुप ऑफ लोगों को, किनको वो जो आइडिया है वो फ़ायदा पहुंचा रहा है, ठीक है, बेनिफिट मिल रहा है। तो नेशनल डेवलपमेंट में हम लोग यही सब चीज़ क्वेश्चन सोचते हैं, यही सब प्रश्न हमारे मन में आते हैं कि सबकी सोच एक समान, अगर जैसे सबकी सोच अगर देश के लिए होगी तो सबकी बात थोड़ी मानी जाएगी। अगर किसी की सबकी बात अगर मानी गई तो कैसे सब जो अगर बात हम मानते हैं तो उससे सबके लिए भलाई कैसे होगी, कितने ग्रुप ऑफ लोगों को, कितने नंबर्स ऑफ लोगों को क्या कहते हैं फ़ायदा मिलेगा। तो इन सब तरह की बात हम नेशनल डेवलपमेंट में करते हैं, ठीक है। बट तुम लोग को मोस्टली क्या ध्यान देना है यहाँ पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नेशन फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। इसका मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं मन में अपने अपने देश की विकास के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए हम लोग उसके लिए डेवलपमेंट के लिए इसके लिए हम लोग ये एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा सा ये केस दिया, केस स्टडी करते हैं। लेट्स वर्क दिस आउट discuss the following situation. Look at the picture on the right. What should be the development goal for such an area? Read the newspaper report and answer the question that follow. तो ऐसा है कि हम लोग को इस जो भी ये केस है इसको स्टडी करना है, उसके बाद हम लोग को पता करना है कि ये जो डेवलपमेंट की गोल इस पर्टिकुलर एरिया में किसको वेरीफाई करता है, ठीक है। A vessel dumped 1500 tons of liquid toxic waste into open area dump in city and in the surrounding area. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The famous from the highly toxic waste called nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7 persons were dead, 20 in hospital, and 26,000 treated for symptoms for poisoning. तो होता क्या है कि एक जगह है, जिस जगह का नाम क्या है, एक जगह है, उस जगह का नाम है अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है एब्सिजान, ठीक है, एवरी कोस्ट, एक एवरी बंदरगाह है समुद्र के किनारे, एक एरिया है अफ्रीका में, जगह है, शहर है जिसका नाम है एब्सिजान। तो वहाँ पे वहाँ पे मतलब 500 टन का क्या कहते हैं, 500 टन की क्या कहते हैं, सिर्फ जहरीली टॉक्सिक जहरीली वेस्ट, मतलब जहरीली कचरा कह सकते हो तुम लोग, कि वहाँ पे डंप किया गया, मतलब सिटी के आसपास सराउंडिंग एरिया ऑफ सी, मतलब जो समुद्र के आसपास जो इलाका था वहाँ पे उस जहरीले वेस्ट को, जहरीले कचरे को वहाँ पे डंप किया गया, रखा गया। मतलब होता है ना कि कचरा जब शहर से बाहर निकाला जाता है तो रखा जाता है पर्टिकुलर एरिया में, तो वैसे ही कचरा को वहाँ पे डंप किया गया, रखा गया। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ महीनों बाद उस कचरे की वजह से वहाँ पे उस कचरे की वजह से, टॉक्सिक जहरीले वेस्ट की वजह से जितने भी क्या कहते हैं वहाँ पे लोग थे उनको बहुत सारी बीमारी होने लगी, ठीक है, जैसे कि नोइज़ा हो गया, स्किन रैशेस हो गया, फेंटिंग हो गया, डायरिया हो गया। तो ये बहुत अलग अलग जितने भी प्रकार के स्किन के रिलेटेड, जो भी बॉडी रिलेटेड बीमारी होने लगी वहाँ के लोगों को। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ महीने बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो लोग थे वो कुछ लोग मरने लगे वहाँ पे। आफ्टर अ मंथ 7 पर्सन वर डेड। तो एक महीने बाद क्या, वहाँ पे 7 लोग मर गए, 20 लोग हॉस्पिटल चले गए और 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग, और 26,000 लोग जो हैं उस जहरीला कचरा जो था उसके जो भी सिम्टम्स थे, स्किन रैशेज वगैरह, ये जो जहरीले कचरे से जो क्या कहते हैं बीमारी फैल रही थी, उन लोगों में बीमारी फैल रही थी। 26,000 लोगों में बीमारी फैल गई, 7,000 लोग मर गए, 20,000 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अ मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन अ पेट्रोलियम
मेटल हैड कॉन्ट्रैक्टेड अ लोकल कंपनी ऑफ द एवरी कॉस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जो क्या कहते हैं किस में डील करती थी, पेट्रोलियम, पेट्रोल से रिलेटेड जितने भी हमारे जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट थे उससे रिलेटेड और मेटल से रिलेटेड वर्क करती थी, मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। और उसने फिर कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसने एक ठेका लिया एक वहाँ पे मेटल हैड कॉन्ट्रैक्ट अ लोकल कंपनी ऑफ द एवरी कॉस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इस शिप। तो उसने क्या कहते हैं वहाँ की एक लोकल कंपनी जो एवरी कॉस्ट के जो इलाका था वहाँ के एक लोकल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि जो भी टॉक्सिक वेस्ट हैं वहाँ पर पर्टिकुलरली एवरी कॉस्ट के पास उन सबको वहाँ से शिप के द्वारा हटा देना है, डिस्पोज कर देना है। ठीक, तो इससे क्या हुआ, हु आर द पीपल हु बेनिफिट एंड हु डिड नॉट। इससे कहा जाए कि कौन से लोग थे वहाँ पे जिनको फ़ायदा मिला और कौन से ऐसे लोग थे जहाँ जिनको वहाँ पे नुकसान हुआ। ठीक है, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री। ये कंट्री है उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है। व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल फॉर योर विलेज, टाउन, लोकेलिटी। तो ये तुम लोग का क्वेश्चन है, तुम लोग को पता करना है व्हाट आर द पीपल हु बेनिफिट एंड हु डिड नॉट। यहाँ पे कौन से इस पूरे केस में कौन सा लोग हैं, कौन से लोग हैं जिनको क्या कहते हैं बेनिफिट मिला, किस तरह का बेनिफिट मिला, और कौन से लोग हैं जिनका नुकसान हुआ, जिनको नहीं मिला। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री। ये जो कंट्री है अफगानिस्तान, इसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए। व्हाट कैन बी सम ऑफ द डिफरेंट गोल फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। तो क्या सेम सम डेवलपमेंट गोल, तो वही सेम कह रहा है कि हमारे आज जो हमारा पर्टिकुलर गांव है, हम लोग अगर गांव में रह रहे हैं तो गांव या फिर शहर में रह रहे हैं या आसपास के जो भी इलाके में रह रहे हैं तो वहाँ का क्या डेवलपमेंट गोल होना चाहिए। तो ये एक तरह से हमारा क्वेश्चन है जो तुम लोग को डिस्कस करना है एंड ये सब डिस्कस किया जाएगा लास्ट पार्ट में। If even the idea of what constitutes development can be varied and conflicting, then certainly there can be different ways of developing. If you know of any such controversy, try to find out argument advance of different people. You may do so by talking to different person और यू मे फाइंड इट फ्रॉम न्यूज़पेपर, टेलीविजन। तो कहा जाता है कि ये ऐसे बहुत सारी ऐसे मतभेद डेवलपमेंट का लेके बहुत सारे होते हैं, अलग अलग लोगों की अलग बातें होती हैं। तो अगर तुम लोगों ने कहीं पर ये इस तरह की कंट्रोवर्सी, इस तरह की बात देखी हुई है तो उसको क्या कहते हैं, देखो उस आर्गूमेंट को समझो और लोगों से बात करो या फिर पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर, टेलीविज़न में पता करो कि इस तरह की डेवलपमेंट कंट्रोवर्सी अगर हुआ है तो आप लोग उससे पता करो। ठीक है, तो इस तरह ही हमारा नेशनल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है इसमें हम लोगों ने मोस्टली क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट गोल हम लोग नेशन के लिए देखते हैं, अपने देश के लिए देखते हैं, उसको नेशनल डेवलपमेंट मोस्टली कहा जाता है। ठीक है, जो भी वो प्रोसेस जिससे क्या कहते हैं हमारा देश आगे बढ़े उसको नेशनल डेवलपमेंट में हम लोग लाते हैं या फिर कहते हैं। तो उसके लिए यह था कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए। केस स्टडी किया हम लोगों ने, इसका क्वेश्चन हम लोग जितने भी केस स्टडी के क्वेश्चन है हम लोग लास्ट में एक पार्ट होगा इसमें सारी केस स्टडी को किया जाएगा। उससे पहले तुम लोग आप लोग जो भी है क्वेश्चन उसको ट्राई आउट करते रहो। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट्स, तो ये हमारा नेक्स्ट ये इसी पार्ट में कर लेते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट, तो हम लोग को अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग स्टेट्स को कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि हमको यहाँ पे कंपेयर करना है कि जो एक कंट्री है और दूसरे कंट्री को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, उसको कैसे कंपेयर करना है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। You might ask if development can mean different thing. How come some countries are generally called developed, other underdeveloped? तो हम लोग जो कहते हैं कि डेवलपमेंट अलग चीज़ है, तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि कौन सी कंट्री
कौन सा ऐसा कंट्री है जो ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री है जो कम डेवलप्ड है, ठीक है। ये कौन सी ऐसी कंट्री जो विकास कर रही है और कौन सी कंट्री है जो विकास कर गई है, ठीक है। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। जब हम लोग को इस टॉपिक पे आना उससे पहले कुछ और क्वेश्चन हैं वो पढ़ते हैं। व्हेन वी कंपेयर different things they could have similarities as well as differences. When which aspects do we use to compare them? Let us look at a student in class itself. How do we compare different students? They differ in the height, health, talent, and interest. The healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent student may not be the idealist one. So, how do we compare students? The certain we may use depend on the purpose of comparison. We use different criteria. Choose a sport team, a debate team, or a music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the creation for the all-round progress of children in the class, how shall we do it? तो कहा जाता है कि हम लोग कैसे किसी कंट्री को कंपेयर करते हैं कि कौन कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो वैसे एक क्लास की बात एग्जांपल लिया गया है कि अगर क्लास में तुम लोग देखोगे कि जो सबसे सबको एक क्लास के स्टूडेंट को कंपेयर करते हो उसके हाइट, हेल्थ, उसके टैलेंट पे, उसके इंटरेस्ट के, उसकी इच्छाएँ किस चीज़ें पे उसका मन लगता है, तो ये सब चीज़ आप अगर किसी पर्टिकुलर क्लास में कंपेयर करते हो तो आप देखते हो कि जो सबसे ज़्यादा हेल्दी स्टूडेंट्स है वो सबसे ज़्यादा हैंडली स्टूडेंट है तो वो सबसे पढ़ने में भी तेज हो या ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो इंटेलिजेंट है तो वो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं सारी चीज़ों को वो बाकी सारी चीज़ें और भी कर ले। और जो क्या कहते हैं कुछ अगर स्टूडेंट है किसी चीज़ में, अगर कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक में अच्छा है तो वो बाकी चीज़ में अच्छा हो, ऐसा नहीं हो। अगर कोई स्पोर्ट में अच्छा तो वो बाकी चीज़ में अच्छा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो एक तरह से कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों को क्या बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्पोर्ट टीम, डिबेट टीम, हर एक तरह से हम चूज़ करते हैं कि एक अलग से स्पोर्ट टीम बनाते हैं, एक डिबेट टीम बनाते हैं, एक म्यूज़िक टीम बनाते हैं, एक टीम जो पिकनिक वगैरह ऑर्गेनाइज करती है। अगर कोई स्टूडेंट हर एक चीज़ को हैंडल कर रहा है, हर एक चीज़ में पार्ट ले रहा है, हर एक जैसे म्यूज़िक में भी पार्ट ले रहा है, स्पोर्ट्स में भी पार्ट ले रहा है, पिकनिक में भी पार्ट ले रहा है और हर एक चीज़ में डिबेट में भी पार्ट ले रहा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, खेलकूद में भी अच्छा है, जब सब एक स्टूडेंट जो सब चीज़ में अच्छा होता है, ऑलराउंडर होता है एक तरह से, तो हम लोग कहते हैं उसको क्या कहते हैं, मानते हैं कि हाँ नहीं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है उसको उस क्लास में जो है वो डेवलप्ड हो रहा है, उसके अंदर कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। और जैसे कि कोई स्टूडेंट है इस साल अगर एक पर्टिकुलर ईयर में उसने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, नेक्स्ट ईयर में वो हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं किया, मोस्टली कुछ कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट अगर कर लिया तो हम लोग देखते हैं ना कि नहीं इसका प्रोग्रेस हो रहा है, वो ये हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो इसी के हिसाब से पर्टिकुलर स्टूडेंट के डेवलपमेंट के हिसाब से सेम कंट्री का ही होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे यूजली वी टेक वन or more important characteristics of person and compare them based on this characteristic। कहा जा रहा है कि हम मोस्टली यही है कि एक या दो विशेषताएं लोगों की किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ले लेते हैं और उसी विशेषता के हिसाब से हम लोग कंपेयर करते हैं कि उस इम्पोर्टेंस देते हैं उसी विशेषताओं को कि वो पर्टिकुलर जो लड़का व्यक्ति है उसकी विशेषता को देखते हुए कि हाँ कंपेयर करते हैं दूसरे की भी विशेषता से क्या कौन दोनों में से कौन अच्छा है। ऑफ course there can be difference about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks secured। तो हम लोग क्या कहते हैं उसकी विशेषताओं कौन कौन सी विशेषता देखते हैं कि लड़का जो भी बच्चा है स्टूडेंट है वो फ्रेंडलेस है कि नहीं, उसके बाद जो भी कॉपरेशन करता है बाकी सबके सहायता करता है कि नहीं, मदद करता है कि नहीं, कॉपरेट करता है कि नहीं, उसके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, कितना क्या कहते हैं मार्क्स सिक्योर करता है, कितना मार्क्स लाता है, ये सब चीज़ हम लोग उसमें देखते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट में, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। तो डेवलपमेंट के लिए भी ये चीज़ सेम है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट एट्रीब्यूट्स। तो कहा जा रहा है कि किसी भी कंट्री को कंपेयर करना है कि कौन सबसे ज़्यादा डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा है, तो
उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली सबसे पहला कहा जा रहा है कि इनकम इनकम इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट एट्रीब्यूट, सबसे जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है डेवलपमेंट को काउंट करने का कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है नहीं है, तो वो है इनकम। ठीक, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन द अदर विद लेस इनकम। तो कहा रहा है जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा होगा, जिस कंट्री की आमदनी ज़्यादा होगी, वो कंट्री क्या होगा, ज़्यादा डेवलप्ड होगा दूसरी कंट्री से जो कि जिसकी इनकम कम है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मोर मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। कहा जाता है कि ज़्यादा इनकम से लोग, जो भी ह्यूमन बीइंग से, जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, वो ज़्यादा चीज़ को, जो भी उसकी जो भी उसकी नीड्स हैं, वो उससे ज़्यादा इनकम होने से व्यक्ति अपने नीड्स को अक्वायर कर लेता है। ज़्यादा जो भी नीड्स होती हैं उसकी, जो भी ज़्यादा उसकी ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद द ग्रेटर इनकम। जो भी व्यक्ति चाहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो ज़्यादा अगर उसकी इनकम होती है तो वो उस चीज़ को पा लेता है, ले लेता है। सो ग्रेटर इनकम itself इज कंसीडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। तो ज़्यादा इनकम मतलब एक तरह से कंसीडर किया जाता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल है। अच्छा, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ में एक चीज़ हम लोग समझेंगे कि क्यों कहा जा रहा है इनकम को इम्पॉर्टेंट गोल। देखो, इनकम को इम्पॉर्टेंट गोल इस पैराग्राफ में इसलिए कहा जा रहा है कि जितने भी मटेरियल्स, मैंने पहले भी बताया था तुम आप लोगों के, मटेरियल्स, नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल में तो वो चीज़ें आगे हमारे जो भी अदर इनकम देन अदर गोल्स थे, जैसे कि सिक्योरिटीज़, आपके सिक्योरिटीज़ हो गए, फ्रीडम हो गया, रिस्पेक्ट्स हो गया, वो तो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है, वो आप दूसरों के साथ जैसा आप व्यवहार करोगे उसके हिसाब से होगा। बट इनकम से जो भी मटेरियल गुड्स होते हैं, जो भी सामान चीज़ें होती हैं, अगर हायर इनकम होगा, इस पैराग्राफ में समझाया जा रहा है हम लोगों को कि ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपका इनकम होगा, आप उतनी ही ज़्यादा मटेरियलिस्ट चीज़ें हैं ग्रैब कर सकते हो, ले सकते हो। तो लोगों को क्या होता है कि वो मोस्टली इम्पोर्टेंस इनकम को इसलिए देते हैं ताकि वो ज़्यादा से उसे ग्रैब कर सकें। ठीक है, ज़्यादा उसे पा सकें, ज़्यादा बड़ी चीज़ों को वो खरीद सकें। तो इसलिए वो ज़्यादा इंसान मटेरियल गुड्स के लिए, अगर मटेरियल गुड्स उसको ज़्यादा चाहिए, अगर उसको क्या कहते हैं कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, तो वो क्या करेगा, बड़े से ज़्यादा इनकम को पाने की कोशिश करेगा। इसलिए इनकम को मेन यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए मेन हिस्सा माना जा रहा है इनकम को। ठीक है, कि इनकम को देखना है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ a country? Initially the income of a country is the income of all the resident of the country. This gave us the total income of the country. तो इनकम ऑफ द कंट्री क्या होता है? कहा जा रहा है यहाँ पे इनकम ऑफ द कंट्री किसी एक देश की आमदनी होती है, वहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं उस देश में, उस देश के टोटल जितने भी व्यक्ति उस देश में रह रहे हैं, सबकी इनकम जो है मिला लो तो वो एक देश की इनकम होती है। तो हाउ एवर comparison between countries total income is not such an useful measure since country have different population. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to be earn. तो कहा जा रहा है कि अगर पूरे देश में, जितने भी देश में, जिस देश में अगर 100 करोड़ पर्टिकुलरली उससे ज़्यादा कि जैसे हमारे देश में 130 करोड़ की जनसंख्या है, तो अगर इतनी ऐसा ये जो हमारा देश की 130 करोड़ की जनसंख्या है, तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी होगा कि सभी लोगों की सेम मतलब सभी लोगों की सेम क्या कहते हैं इनकम होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी लोगों की सेम इनकम होगी। हमारे देश में अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के अलग अलग इनकम है, सब लोगों की सेम इनकम नहीं है। तो हम लोग अगर सब लोगों की सेम इनकम नहीं है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि एक एवरेज पर्सन की क्या इनकम होगी?
ठीक है। कोई कहीं पर अगर कोई कहीं पर करोड़ों रुपया एक महीने में, समझ लो कि एक महीने में 100 करोड़ कोई कमा रहा है और एक महीने में कोई 10,000 रुपया कमा रहा है, तो दोनों हम लोग कैसे पता करेंगे कि नहीं पर्टिकुलर देश की कैसे है कि एवरेज पर्सन की क्या मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति क्या कमा रहा है, ठीक है ना। ऐसे देश में तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि सब लोगों की सेम इनकम तो है नहीं कि कंपेयर कर पाएंगे कि नहीं पर्टिकुलरली इतना डाल देते हैं जितनी जनसंख्या है। अगर जनसंख्या है 100 करोड़ तो उसके हिसाब से अगर सबकी सबकी कमाई 1 लाख रुपया महीना है तो इंटू कर दो और टोटल इनकम देश की निकल जाएगी। नहीं, इससे तो पता नहीं चलेगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग जनसंख्या, अलग अलग लोगों की अलग अलग इनकम है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एवरेज इनकम निकालना पड़ता है। तो are people in one country better off than other in a different country? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. तो कहा जा रहा है कि हर देश में ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जिसकी एक व्यक्ति की सेम जितना डेवलप हुआ है दूसरा व्यक्ति सेम उतना डेवलप हुआ होगा, नहीं वैसा नहीं है। तो इसलिए पर्टिकुलरली हम एवरेज इनकम की बात करते हैं। तो एवरेज इनकम क्या होता है, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। जितनी भी इनकम होती है कंट्री, टोटल इनकम ऑफ जितने भी मतलब एक तरह से जितना भी इनकम हम लोग को पता चलता है कि कंट्री का क्या इनकम है, उस इनकम को डिवाइड कर देते हैं वहाँ के टोटल पॉपुलेशन के साथ। तो वहाँ हम लोग को एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल समझ लो कि पूरे देश की इनकम एक साल में अगर हो जाती है 1 लाख करोड़, ऐसे समझ लो, मुझे ये कोई डाटा नहीं है, ऐसे समझाने के लिए तुम लोगों को, क्योंकि समझ लो कि एक पूरे देश की इनकम होती है 1 लाख करोड़ और हमारे देश की 130 करोड़ की आबादी है। डिवाइड मारोगे पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। पर कैपिटा इनकम निकलने के बाद अब हमने यहाँ पे एवरेज इनकम निकाल लिया, पर कैपिटा इनकम निकाल लिया। एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम निकालने के बाद हम लोग को अभी भी थोड़ी पता चला कि हमारा देश गरीब है कि अमीर है, नहीं पता चला, है ना। एवरेज इनकम निकाल लिया, पर कैपिटा इनकम निकाल लिया, टोटल इनकम जो भी था वो निकाल के एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम निकाल लिया, पर हम लोग को अभी भी कहाँ पता चला, जब हमने कहा कि यहाँ पे कि इनकम मेन चीज़ है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को क्या कहते हैं बताने के लिए कि वो डेवलप है कि नहीं है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि जो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम या जो हमने निकाला है पर्टिकुलर कंट्री का, उससे अभी थोड़ी पता चला कि हम लोग का देश अमीर है गरीब है या हम लोग का देश डेवलप्ड है कि नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे ये केस ध्यान से सब कोई पढ़ेगा क्योंकि यही मेन इम्पोर्टेंट केस है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। In World Development Report brought out by the World Bank, this question is used in classifying country. तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाला गया, इससे ही पता किया जाएगा कि कंट्रीज को क्लासीफाई किया जाएगा कि कौन कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है नहीं है, ठीक है। तो कंट्री विद पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम निकाली थी टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, तो जो भी हमारा पर कैपिटा इनकम आया, अगर पर कैपिटा इनकम $12,616 पर एनम हो या उससे ज़्यादा, तो वो कंट्री क्या कहलाएगी, डेवलप्ड या फिर रिच कंट्री कहलाएगी, ठीक। और दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $1,035 और लेस और कॉल्ड लो इनकम कंट्री। जो कंट्री जिस कंट्री का इनकम $1,035 $1,035 से कम होगा वो कंट्री क्या कहलाएगी, या फिर उसके अगर उतना होगा तो वो कंट्री क्या कहलाएगी, वो कंट्री कहलाएगी पुअर कंट्री, लो इनकम कंट्री, ठीक है। इंडिया कम इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्री बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2012 was just $1,530 per annum. The rich countries, excluding country of Middle East and criteria, other small countries are generally called developed countries. तो देखो क्या कहा जा रहा है कि एक इस पैराग्राफ में समझाया जा रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो जो इंडिया है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितना हो गया, $1,530, ठीक है, $1,530 पर एनम, एक साल में पूरे एक साल का क्या कहते हैं
पर कैपिटा इनकम इंडिया का 2012 का डाटा के हिसाब से $1530। अब यहाँ पे देखो रिच कंट्रीज कौन होंगी, जिसका पर कैपिटा इनकम $12,616 पर एनम एक साल में, $12,616 पर एनम एक साल में होगा, तो वो कंट्री क्या कहलाएगी, रिच कंट्री। और जिसका $1,035 होगा या उससे कम होगा वो क्या कहेगी, लो इनकम कंट्री। तो इंडिया का ग्राफ ना 12,000 के पास आ रहा है ना 1,000 के पास आ रहा है। इंडिया का ग्राफ कहाँ आ रहा है, 1,000 से थोड़ा सा ऊपर, 400 या 500 से ऊपर। तो इंडिया मिडिल में भी नहीं आ रही है, लो मिडिल के बीच में इंडिया आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो लो मिडिल कंट्रीज कहलाएगी इंडिया, ठीक है। तो सेम मिडिल ईस्ट जितनी कंट्री उन सबका यही हिसाब किताब है कि जनरली वो डेवलप्ड कंट्रीज, वो भी विकासशील देश नहीं, वो विकास अभी कर ही रही है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में कंट्रीज को कंपेयर करने में पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा, मोस्टली एवरेज इनकम को, ठीक है। इनकम के आधार से हम लोग कैसे कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। तो एक केस है, केस को भी स्टडी कर लेते हैं। एवरेज इनकम, while average are useful for comparison they also hide disparities। तो कहा जा रहा है कि ये जो एवरेज इनकम हम लोगों ने कंपेयर करने के लिए, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया, बट कहीं कहीं पर ये जो एवरेज इनकम है कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियों को छुपा देती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देश में अगर एवरेज इनकम को हम लोग कंपेयर करते हैं तो उससे क्या कहते हैं, देश की बहुत सारी कमियां जो हैं छुप जाती हैं। लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज, दो कंट्री को हम कंपेयर करते हैं, एक है ए एंड दूसरा है बी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव अज्यूम दैट दे हैव ओनली फॉर 5 सिटीजन। तो हम लोग आराम से समझने, मतलब थोड़ा ठीक तरीके से समझने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आराम से सरल तरीके से समझने के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, आप अज्यूम कर रहे हो कि पूरे देश में सिर्फ 5 ही लोग रह रहे हैं, ठीक। तो बेस्ड ऑन द टेबल डाटा गिवन इन टेबल 1.2 कैलकुलेट द एवरेज इनकम फॉर द बोथ कंट्री। अब देखो कि यहाँ पर एक कंपैरिजन है दो कंट्री का, ठीक। दो कंट्री का कंपैरिजन है, मैंने पहले कह दिया कि 5 लोग रह रहे हैं, एज्यूम करना है कि पूरे दो कंट्री में 5 ही लोग रह रहे हैं। एक कंट्री में क्या कहते हैं 5 और बी कंट्री में 5। तो मंथली इनकम अब हर एक 5 लोगों की मंथली इनकम कुछ ऐसे दे रही है। कंट्री ए में जो पहला व्यक्ति है उसकी 9500 रुपया इनकम है, दूसरे व्यक्ति की 10,500 रुपया इनकम है, तीसरे व्यक्ति की 9,800 रुपया इनकम है, चौथे व्यक्ति की 10,000 रुपया इनकम है और पांचवें व्यक्ति की 10,200 रुपया इनकम है, ठीक है। कंट्री बी में एक व्यक्ति की 500, दूसरे व्यक्ति की 500, तीसरे व्यक्ति की 500, चौथे व्यक्ति की 500, पांचवें व्यक्ति की 48,000। तो दोनों केस में तुम लोग एक चीज देखोगे कि यहाँ पर जो पहला व्यक्ति है 95,000 दूसरा व्यक्ति है, 10,500 तीसरा व्यक्ति है, 98,100 चौथा व्यक्ति है, 10,000 पांचवा व्यक्ति है, 10,200। और दूसरे केस में 500 500 500 500, मतलब पहला व्यक्ति 500, दूसरा व्यक्ति 500 कमा रहा है, तीसरा व्यक्ति 500 कमा रहा है, चौथा व्यक्ति 500 कमा रहा है, पांचवा व्यक्ति 48,000 कमा रहा है। तो इनका एवरेज इनकम समझ लीजिए, टोटल एक कंट्री का टोटल पॉपुलेशन जो है, ये जो आपका कंट्री का टोटल पॉपुलेशन है, आपका ये जो कंट्री ए भी एक है उसका टोटल पॉपुलेशन है 5 लोग हैं पूरे देश में, ठीक है ना, 5 लोग हैं पूरे देश में। और उसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं, एवरेज इनकम निकालते हैं, ठीक है। एवरेज इनकम इस तरीके से निकालते हैं। एवरेज इनकम निकालने का तुम लोग को मैंने फॉर्मूला बता दिया था ऊपर ही। एवरेज इनकम क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम क्या हो गया, कंट्री का टोटल इनकम हो गया कि जितने भी 5 लोगों ने जितना कमाया है वो सारा। तो 9500, 10,500, 9800, 10,000 और फिर 10,200। तो देखते हैं टोटल करके क्या आता है हम लोग का। तो 0 0 0 आ गया।
और फिर उसके बाद 5 5 10 18 तो 20, फिर यहाँ 2 11 9 2 11 11 और 9 20, 9 2 11 9 20, ठीक, 3 2 5। तो ऊपर वाले जो कंट्री ए है, ये जो कंट्री ए है, ये जो कंट्री ए है, इसका कंट्री ए का टोटल जो पॉपुलेशन है वो आ रहा है, टोटल जो क्या कहते हैं एवरेज इनकम, सॉरी पॉपुलेशन बोल रहा हूँ मैं, टोटल एवरेज इनकम जो है इस कंट्री का आ रहा है 50,000 एवरेज इनकम। मैंने क्या किया, इन जितना भी टोटल इनकम था इन सबको प्लस कर दिया और उसके बाद क्या किया, सॉरी एवरेज अभी निकाला नहीं, ये एवरेज नहीं है, सॉरी ये टोटल इनकम था। टोटल इनकम निकाल के आया क्या 50,000 और 50,000 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो आया मेरा 10,000। अब बोलो 50,000 को जो मैंने 5 से डिवाइड किया क्यों किया, ये देखो मैंने कि पहले भी कहा था कि टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो एक कंट्री ए का 1 2 3 4 5 लोगों ने मिलकर इस कंट्री में कमाया 50,000 और फिर 50,000 को क्या किया, डिवाइड कर दिया 5 से। क्यों 5 से डिवाइड कर दिया कि टोटल एवरेज इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय इस टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन कंट्री कितने, 5 लोग जन की, मैंने पहले बता दिया, तो अज्यूम कर लो 5 जन की। तो 5 जन के 5 को 50 से जब डिवाइड मार दिया तो 50,000 से 5 को डिवाइड मार दिया तो 10,000 आ गया। तो हमारा एवरेज इनकम 10,000 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो 48,000 500 500 1000 1000 मतलब 2,000 और 48,000 मतलब कितना हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया आपका सेम 50,000 डिवाइडेड बाय 5 तो सेम 10,000 10,000। तो दोनों कंट्री की जो एवरेज इनकम है सेम है 10,000। अब देखो दोनों कंट्री का एवरेज इनकम सेम है 10,000। तो एक चीज बताओ यहाँ पे कि अब तो कंपेयर करेंगे कि हम दोनों कंट्री का 10,000 इनकम है तो सेम कैसे हुआ, है ना। मतलब दोनों कंट्री का एवरेज इनकम सेम है तो दोनों कंट्री क्या कहते हैं बराबर हो गए। कोई क्या कहते हैं रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है, दोनों टक्कर में चले, दोनों एक साथ एकदम चल रही है। तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे, पढ़ते हैं आगे। विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दिस कंट्री, आर बोथ इक्वली डेवलप, perhaps some of us may like to live in a country B if we are assured of being its fifth citizen. By if it is a lottery that decide our citizen number, then perhaps most of us will be prefer to live in a country A. तो कहा जा रहा है अगर हम लोगों को मौका मिले कि हम दोनों में से कौन से कंट्री में रहना चाहे, तो मुझे मौका मिले कि कौन सी कंट्री में रहना चाहूँ मैं, कंट्री ए में या कंट्री बी में, तो मैं तो हमेशा चाहूँगी कंट्री बी में रहूँगा। और जो कंट्री बी का जो 5th पर्सन है जिसको 48,000 तनख्वाह मिले, काश वो 5वां व्यक्ति मैं होऊंगा जिसको मुझे सबसे ज़्यादा 48,000 तनख्वाह मिलेगी। अगर मुझे मिलने और मौका मिले कि आपको कौन सी कंट्री, मुझे पूछा जाएगा कि आपको कंट्री बी में रहना है कंट्री ए में रहना है, तो मैं तो कहूँगा कंट्री बी में रहना है और मुझे वो 5वां व्यक्ति बनना है जो उसको 48,000 तनख्वाह मिल रही है। अगर कहा जाए कि आप एक लॉटरी खेली जाएगी जिस लॉटरी में क्या कहते हैं आपको पता चले, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको मिल तो जाएगा कंट्री कि हाँ कंट्री ए में कंट्री बी में आपको रहना, वो मिल जाएगा कि आपको जो कंट्री में रहना है, पर लॉटरी के आधार पे होगा कि आप पहला व्यक्ति बनेंगे, दूसरा व्यक्ति बनेंगे, तीसरा व्यक्ति बनेंगे, चौथा व्यक्ति बनेंगे या 5वां व्यक्ति बनेंगे। तो आपको अब लॉटरी के आधार पर पता करना है कि आप किस देश में रहना चाहते हैं। कि मुझे नहीं, अगर चाहूँगा कंट्री बी में तो 5वां व्यक्ति बनना चाहूँगा, ठीक है। बट अब कोई पता नहीं है कि मैं कंट्री बी में रहूँगा तो कौन सा व्यक्ति, पहला व्यक्ति मुझे 500 रुपये मंथली इनकम मिलेगा कि 48,000, कोई पता नहीं है। तो मैं वही चाहूँगा ना कि कंट्री बी में ना रह के कंट्री ए में रहूँ। क्यों? क्योंकि अगर कंट्री ए में लॉटरी के आधार पर मैं रहता हूँ तो मोस्टली क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 200 रुपये का फ़र्क होगा मेरे इनकम में, ठीक। तो even though both the countries have identical average income, country A is
preferred because it has more equitable distribution. In this country, people are neither very rich nor extremely poor. On the other hand, most citizens in the country B are poor and one person is extremely rich. Hence, while average income is useful for comparison, it does not tell us for how this income is distributed among people. तो कहा जा रहा है कि अगर प्रेफरेंस अगर दे दिया जाए कि कौन सी कंट्री में आपको रहना है, ए या बी लॉटरी के आधार पे, तो मैं तो मोस्टली कहूँगा कि कंट्री ए में रहना है। जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं पहला व्यक्ति बनूंगा कि पांचवा व्यक्ति, तो मुझे तो कंट्री ए में रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंट्री ए में जितने भी लोगों की इनकम से अगर देखी जाए तो किसी का 9500 है, किसी का 10,500 है, किसी का 9,800 है, किसी का 10,000 है, किसी का 10,200 है। तो एक तरह से यहाँ पे ना कोई व्यक्ति ज़्यादा अमीर है ना कोई व्यक्ति ज़्यादा गरीब है, सब एक हिसाब से बराबर ही हैं। पर कंट्री बी में क्या है, 4 व्यक्ति 500 कमा रहे हैं, एक अकेला व्यक्ति 48,000 कमा रहा है। मतलब ये है यहाँ का सबसे पांचवा व्यक्ति जो कंट्री बी का सबसे अमीर आदमी, बाकी जो है सब गरीब है, उतने पैसा इनके पास नहीं है। तो एवरेज इनकम सेम रहने से कोई वो नहीं होता है कि एवरेज इनकम सेम रहने से पता चलता है कि कंट्री कितना अमीर है कितना गरीब है, तो वो तो पता चल जाएगा कि हाँ सेम, आप बता सकते हो कि डेवलपमेंट सेम हो रहा है। बट कहा जा रहा है यहाँ पे पहले कहा गया वाइल एवरेज आर यूजफुल कंपैरिजन दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। मतलब एवरेज इनकम कंपैरिजन के लिए तो क्या कहते हैं बढ़िया है कि कंट्रीज के कंपैरिजन कौन सबसे ज़्यादा अमीर है कौन सबसे ज़्यादा गरीब कंट्री है, बट इससे बहुत सारी जो नाकामियाँ होती हैं कंट्री की वो सारी छुप जाती हैं। ठीक है। और पुअर एंड पर्सन इज एक्सट्रीमली रिच, हैंस वाइल एवरेज इनकम इज यूजफुल कंपैरिजन फॉर डज नॉट ऑल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। तो यही कहा रहा है कि कंट्री बी में जो टोटल इनकम जो कंट्री की है वो सभी लोगों के बराबर नहीं दी जा रही है और यहाँ पे बराबर में है। तो कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, ये एक तरह से एक पिक्चर शो कर रहा है कि वो कंट्री जहाँ पे ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, तो सब देखो साथ में मिलकर रह रहे हैं। कंट्री विद रिच एंड पुअर, कंट्री विद रिच एंड पुअर, तो यहाँ पर दिया गया है कि 4 कुर्सी है जिसमें 5 आदमी आपस में मिलके बैठे हैं। तो एक तरह से ये आपस में मिलके बैठे हैं, ना कोई गरीब है ना अमीर है, ना गरीब है तो ना अमीर है, तो कोई भेदभाव ही नहीं रहा। और यहाँ एक ऐसा है कि 2 आदमी यहाँ पर 2 कुर्सी पर 4 आदमी बैठे हैं, यहाँ पर 4 कुर्सी पर अकेला आदमी बैठा है। मतलब ये रिच पर्सन है और ये यहाँ पे पुअर पर्सन है। तो एक तरह से तुम लोग देख रहे हो कि भेदभाव जैसे कैसे हो रहा है कि 4 व्यक्ति एक कुर्सी पे बैठा है और 2 व्यक्ति 4 कुर्सी पे एक व्यक्ति बैठा है और 2 कुर्सी पर 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि मोस्टली कंट्रीज में ऐसा नहीं है कि सेम एवरेज इनकम या टोटल इनकम ज़्यादा रहने से कम होने से कोई नहीं पता। वहाँ के जो लोग रह रहे हैं सबको एक समान हक मिलना चाहिए, जो भी उनका अधिकार है वो सेम मिलना चाहिए। तो इस तरीके से वहाँ पे मोस्टली डेवलपमेंट देखने का मेन थॉट रहता है। ठीक है, कि वो पर्टिकुलर कंट्री सच्ची में डेवलपमेंट हुई है। गिव 3 एग्जाम्पल वेयर एन एवरेज इन इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग सिचुएशन। तो 3 एग्जांपल देना है कि एवरेज इनकम कहाँ पर यूज़ की जाती है सिचुएशन कंपेयरिंग सिचुएशन को कंपेयर करने के लिए एवरेज इनकम का कहाँ यूज़ होता है। 3 एग्जांपल ऐसे देने हैं। व्हाट डू यू थिंक एवरेज इनकम इज़ एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। क्या आप देखते हो कि क्या कहते हैं डेवलपमेंट करने के लिए एवरेज इनकम इंपॉर्टेंट है। द साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम, व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट कंपेयरिंग टू और मोर सोसाइटीज़। तो कहा है कि पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करने के अलावा जो प्रॉपर्टी इनकम और समथिंग और भी बहुत सारी जो भी इनकम प्रॉपर्टी इनकम जैसे होती हैं उन सबको भी क्या कहते हैं कंपेयर किया जाता है, करना चाहिए। Suppose records show that the average income in a country has been increasing over a period of time. From this, can we conclude that all section of a country income become better? Illustrate your answer with an example. तो कहा जा रहा है कि अगर रिकॉर्ड वगैरह एवरेज इनकम का मिलता है तो जब अगर समय कम एवरेज इनकम मिलता है और उसके आगे बाद समय निकल जाता है, ठीक है, तो कंक्लूड द सेक्शन ऑफ कंट्री हैव बिकम बेटर। तो एवरेज इनकम से हम लोग को पता करते हैं कि उसको एवरेज इनकम को अगर हम लोग को रिकॉर्ड एवरेज इनकम का मिला और एवरेज इनकम को और बढ़ाएं तो कंट्री का जो इकोनॉमी है वो क्या बेटर हो सकता है। फ्रॉम द नेक्स्ट फाइंड आउट, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, बार बार ये आ जा रहा है। From the next find out the per capita level income of income level of low income countries as per world development। तो आपको पता करना है कि पर कैपिटा इनकम जो लो इनकम कंट्रीज को कैसे हम लोग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से कैसे किसी कंट्री को पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम से बताते हैं कि वो लो
इनकम कंट्री है। राइट अ पैराग्राफ ऑन योर नोशन व्हाट शुड इंडिया डू और अचीव टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। तो एक पैराग्राफ आपको लिखना है कि इंडिया जो है व्हाट शुड इंडिया डू और अचीव टू बिकम अ डेवलप कंट्री। तो आप लोगों को पैराग्राफ लिखना है कि इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनने के लिए क्या क्या लिखना है। ये आप लोग का मोस्टली डिस्कस करना होगा, ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे पर लास्ट में, पहले आप लोग इस पर काम करिए। तो हम लोग का ये आज 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, नेशनल डेवलपमेंट और हाउ कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।